नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर EFM, गवर्नमेंट PG कॉलेज केकड़ी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारत की औद्योगिक नीति क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया। जैसे कि आपको पता ही है कि भारत में कई सारी औद्योगिक नीतियाँ बन चुकी हैं और उन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में अलग अलग उद्योगों पर जोर दिया गया था। और औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य होता है कि किसी भी देश के औद्योगिक ढांचे को सुधारना, औद्योगिक विकास करना। किसी भी देश की जो औद्योगिक नीति होती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वह नीति होती है जिसका उद्देश्य देश का निर्माण, उद्योगों का विकास और उसको वांछित दिशा प्रदान करना होता है। स्वतंत्र भारत में अब तक 6 औद्योगिक नीतियों की घोषणा हो चुकी है। पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई थी। दूसरी औद्योगिक नीति 1956 की रही है। तीसरी औद्योगिक नीति 1977 की रही है। चौथी औद्योगिक नीति 1980 की रही है। और पाँचवीं औद्योगिक नीति 1990 में बनाई गई और छठी औद्योगिक नीति 1991 में बनी, जो कि अभी तक चल रही है। इनमें जो प्रमुख औद्योगिक नीतियाँ हैं उनका ही अध्ययन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के अंतर्गत ये देखेंगे कि इन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में सरकार ने क्या क्या सुविधाएं दे रखी हैं और किस तरह ये इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ वर्क करती हैं। औद्योगिक नीति 1948 की बात करेंगे सबसे पहले कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 की क्या रही है। औद्योगिक नीति देश स्वतंत्र होने के पश्चात 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। इस औद्योगिक नीति में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों को महत्व देते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने पर बल दिया गया था। लघु और कुटीर उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार को सौंपी गई थी। सरकारी नियंत्रण के अधीन 18 उद्योगों को भी रखा गया था। तो कुल मिलाकर के इसके अंतर्गत जो है 18 उद्योग भी थे। छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, मझले उद्योगों को जो है उनको अधिक महत्व दिया गया। इसी तरीके से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के उद्योगों को विकास के पर्याप्त अवसर जो है इसमें प्रदान किए गए। और चूँकि ये नीति इम्पॉर्टेंट इसलिए भी थी कि स्वतंत्रता के बाद ये घोषित होने वाली पहली औद्योगिक नीति थी। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे औद्योगिक नीति 1956 की कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1956 में बनाई गई उसके अंदर क्या क्या खास बातें थी उसको हम पढ़ेंगे। 30 अप्रैल 1956 को केंद्र सरकार ने दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की और इसमें उद्योगों को विकास पर बल दिया गया। इस हेतु इस औद्योगिक नीति को समाजवादी औद्योगिक नीति भी कहा जाता है। 1956 की औद्योगिक नीति की समीक्षा हेतु 1966 में R.K. हजारी समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने सिफारिश की कि औद्योगिक लाइसेंस आवेदन के क्रम में दिया जाए। 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जिसे 1956 में नीति में घटा करके 3 कर दिया गया। उद्योगों का विकास, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, पूंजी की प्रधानता पर बल दिया गया और रोजगार को गौण बना दिया गया था। औद्योगिक विकास के लिए 1951 में औद्योगिक विकास अधिनियम को भी पारित किया गया था। 8 मई 1952 में इन्हें लागू भी किया गया। 1973 में एक दत्त समिति की सिफारिश भी लागू की गई और जिससे जो है संयुक्त क्षेत्र का भी गठन हुआ था। जबकि 1977 में, 1980 में और 1990 की औद्योगिक नीतियों को विस्तृत दिशा निर्देश की संज्ञा दी जा सकती है। एक्चुअली ये पूरी तरह औद्योगिक नीतियाँ नहीं थी, बल्कि इसमें जो पुरानी नीति चली आ रही थी उसी में कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, उसमें सुधार किए गए हैं, कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश आदि प्रदान किए गए थे। तो ये नीति इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसको समाजवादी नीति भी इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने जो है उद्योगों के विकास पर बल दिया और इसके अंतर्गत जो है उद्योगों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। और पर फिर भी जो है इसमें रोज़गार बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया क्योंकि ज़्यादातर उद्योग इसलिए थे कि पूंजी प्रधान उद्योग थे और उनमें रोज़गार के अवसरों का सृजन कम हो पाता है। तो इस नीति का ये ड्रॉबैक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रोज़गार के अवसरों का सृजन ये नहीं कर पाई थी। इसके बाद आता है औद्योगिक नीति 1991, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 की अगर हम बात करें तो पी.वी. नरसिम्हा राव ने 24 जुलाई 1991 को उदारवादी औद्योगिक नीति की घोषणा की थी।
इस औद्योगिक नीति में अर्थव्यवस्था को उदार बनाया गया। 18 उद्योगों को छोड़ करके बाकी सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। बाद में 5 उद्योगों को छोड़ करके बाकी सभी उद्योगों को भी लाइसेंस से फ्री कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। वर्तमान में लाइसेंस की आवश्यकता मात्र 5 उद्योगों को ही है, और ये 5 उद्योग कौन कौन से हैं? अल्कोहल युक्त पदार्थ का आसवन और इससे शराब बनाने से संबंधित उद्योग हो सकते हैं। दूसरा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक, एयर स्पेस और समस्त प्रकार के रक्षा उपकरण को इसमें शामिल किया गया है। इसी तरीके से एरोनेटिंग फ्यूज़, सेफ्टी फ्यूज़, गन पाउडर, नाइट्रो सॉल्यूशन, माचिस सहित औद्योगिक विस्फोटक सामग्री को भी इसमें शामिल किया गया है। चौथे प्रकार के हैं कि खतरनाक रसायन से संबंधित उद्योग जो हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। इसी तरीके से लास्ट में तंबाकू के सिगार, सिगरेट या विनिर्मित तंबाकू के अन्य विकल्प आदि को जो है 5वें उद्योग के रूप में लिया गया। तो इन सभी के लाइसेंस अनिवार्य है, इसके बिना इसमें कार्य नहीं किया जा सकता है। इसके बाद महत्वपूर्ण बात आती है कि नई औद्योगिक नीति की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। नई औद्योगिक नीति की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं कि इसमें निजीकरण किया गया, प्राइवेटाइजेशन की बात की गई। दूसरा, इसमें उदारीकरण, लिबरलाइजेशन की बात कही गई। तीसरा, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन को जो है इसमें आधार बनाया गया। नई औद्योगिक नीति 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र हेतु केवल 8 उद्योगों को ही रखा गया था, परंतु वर्तमान में आरक्षित उद्योगों की संख्या मात्र 3 ही रह गई है, जिसमें परमाणु ऊर्जा, रेलवे परिवहन, परमाणु ऊर्जा के काम में आने वाले खनिज आदि को जो है इसमें शामिल जो है किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि एलपीजी को पर आधारित ये नीति, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर आधारित ये नीति कहीं ना कहीं उद्योगों को अधिक सुविधाएं दे रही थी और उनको लिबरल कर रही थी। बहुत ज़्यादा जो लाइसेंस की प्रक्रिया थी उसका सरलीकरण कर दिया गया, और एक्सपोर्ट जो यूनिट करने वाली इकाइयाँ थी उनको 100% एक्सपोर्ट में छूट दी गई। इसी तरीके से इन उद्योगों को के अंतर्गत कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा थी कि एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट को जो है रिड्यूस किया जा सके, ताकि विदेशी मुद्रा के जो भंडार हैं उनको बढ़ाया जा सके। और साथ साथ जो है हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की स्थिति को बढ़ाना भी सरकार का उद्देश्य था। और उद्योगों के विकास के साथ कहीं ना कहीं सरकार ये भी चाहती थी कि ओवर प्रोडक्शन और लेस प्रोडक्शन की स्थिति को जो है कंट्रोल किया जा सके और लोगों तक बराबर मात्रा में पर्याप्त सामग्री पहुंचाई जा सके, और उपभोक्ताओं की रुचि, मांग और फैशन के अनुसार उत्पादनों को तैयार करना, प्रोडक्शन को डिसाइड करने का आदि का कार्य भी जो है इसमें बहुत मेहनती तरीके से जो है किया गया। साथ ही साथ इसके वैश्वीकरण की बात अगर हम करें तो आज भारत का उद्योग जो है मात्र ना भारत की सीमाओं में बल्कि विदेशों तक फैल चुका है और अच्छी ख्याति अर्जित कर चुका है। और साथ ही साथ जो है विदेशी मुद्रा के भंडार भी इससे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और विदेशों तक पहुंच के साथ साथ वहाँ से विदेशी मुद्रा भी हमें प्राप्त होती है, और यहाँ के जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनसे मसाला उद्योग जो है उससे भी काफ़ी आय हमें अर्जित होती है। तो सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से उद्योगों का प्रॉपर विकास किया जाए, और सरकार ने इस बार जो है श्रम प्रधान उद्योगों की प्रधानता भी करी है कि ऐसे उद्योगों को या ऐसी यूनिट को बढ़ावा देने की कोशिश की है जिनकी जो है पूंजी कम लगती है और श्रम से काम अधिक करवाया जाता है। तो श्रम प्रधान उद्योग भारत की एक महती आवश्यकता है। तो श्रम प्रधान उद्योगों को भी जो है सरकार ने इसमें जगह दी है और कोशिश की है कि श्रम प्रधान उद्योगों को जो है बढ़ाया जा सके, क्योंकि पिछली जितनी भी औद्योगिक नीतियाँ थी उसमें पूंजी प्रधान उद्योग लगाए थे और कैपिटल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होने के कारण जो है उनमें विकास के या ग्रोथ के अवसर नहीं हो पाए और लोगों को रोज़गार नहीं हो पाए। तो सरकार की एक प्राइम नीड है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए, रोज़गार दिया जाए। तो इसके लिए जो है औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो है ग्लोबलाइजेशन को भी जो है महत्व दिया गया। साथ ही साथ बहुत सारे क्षेत्र जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टरों में पैसा लगाने के बाद वहाँ से जो रिटर्न आ रहा था, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो काफ़ी कम था, और बहुत ज़्यादा करप्शन होने की वजह से जितना रिटर्न आना चाहिए था उतना रिटर्न नहीं आ पा रहा था।
और हमारे कई सारे उद्योगों में विदेशी सरकारों के द्वारा या विदेशी लोगों के द्वारा भी पैसा लगाया जाता है, तो उन्हें प्रॉपर रिटर्न मिल पाए और उनके हम ब्याज भी टाइम पे चुका पाएँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उद्योगों को इस तरह से काम करना चाहिए कि उनकी रेट ऑफ रिटर्न जो है बढ़ाई जा सके। तो प्राइवेटाइजेशन होने से कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिटर्न जो है बढ़ने लगा है। तो औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकार के द्वारा निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को प्राथमिकता दी गई है ताकि उद्योगों के विकास को जो है बढ़ाया जा सके। और भारत जो है उद्योगों को कृषि के साथ साथ उद्योग प्रदान भी रहा है कि कृषि विकास तो महती आवश्यकता है ही, पर साथ साथ औद्योगिक विकास भी जो है एक बहुत प्राइम नीड बन चुकी है। तो दोनों के विकास के लिए जो है सरकार अग्रसर है, क्योंकि कृषि विकास भी कहीं ना कहीं औद्योगिक विकास पर ही निर्भर होता है, क्योंकि कृषि के लिए जो कच्चा माल आदि उपलब्ध होता है वो उद्योगों के द्वारा कृषि के द्वारा जो कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है वही उद्योगों के लिए कार्य करता है और उद्योग उसी कच्चे माल को लेकर के पक्के माल में निर्मित करते हैं। तो कहीं ना कहीं कृषि का विकास और उद्योगों का विकास आपस में जुड़ा हुआ है, इंटरलिंक्ड है। तो उनको जो है पूरी तरीके से इस योजना के अंतर्गत ध्यान में रखते हुए कार्य किया गया है। धन्यवाद। थैंक यू।